Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. पिछले टर्न पे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, निरक्षीय स्थिति हम लोगों ने देखी, चुंबक के केंद्र से समान दूरी पर अच्छी और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात 2:1 होता है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमारे सामने अगला प्रश्न है उदासीन बिंदु। क्या? उदासीन बिंदु। हाँ, उदासीन बिंदु की अगर हम बात करें तो ये वर्ड एक उदास से बना है। इंसान हंसता है तो वो खुश है, इंसान रो रहा है तो वो दुखी है। लेकिन उदास का कुछ समझ नहीं आता ना क्या कहानी है। ना हम उसे खुशी की कैटेगरी में गिने, ना हम उसे दुखी की कैटेगरी में गिने। सही बोल रहा हूँ ना, है ना? गाड़ी में आप लोग बोलते हो, गाड़ी अगर न्यूट्रल में होती है, कार है न्यूट्रल में है, तो क्या वो आगे बढ़ेगी? क्या वो पीछे जाएगी? नहीं जाएगी, जहाँ है वहीं रहेगी। सही बोल रहा हूँ ना? न्यूट्रल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं उदासीन, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल। अब उदासीन बिंदु होता क्या है, इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, तो ऐसे बिंदुओं को हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। कहानी समझ में आ रही है? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित वह बिंदु जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है उदासीन बिंदु कहलाता है। क्लियर? वैसे तो उदासीन बिंदु अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें समझाने के लिए, पर अब आप लोगों के सिलेबस में जो है वो केवल इतना सा है। किसी ने पूछा उदासीन बिंदु क्या होता है, तो आप बोल देना वह बिंदु जहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, या वह बिंदु जहाँ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, उदासीन बिंदु कहलाता है। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लियर? एक डेफिनेशन तो हमारी ये हो गई कि वह बिंदु जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है उदासीन बिंदु कहलाता है। इसके अलावा आपके में एक डेफिनेशन और लिखी है। वो डेफिनेशन में ये लिखा है कि वह बिंदु जहाँ पर चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं, तो ऐसा बिंदु उदासीन बिंदु कहलाता है। क्यों कहलाता है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। पुराने पाप हमारे क्लियर हैं? बोलो भैया, थोड़ा बताओ तभी आप समझ पाओगे। बताओ पहले मुझे। मैंने आपको एक दिन बताया था पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होती है? भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर। बताया था? अच्छी बात है। कल मैंने निरक्षीय स्थिति भी आपको समझा दी थी, अगर आपको याद हो तो। याद है सभी को निरक्षीय स्थिति? मतलब समझ में आई थी निरक्षीय स्थिति आप लोगों को? अगर ये पूरी बातें आप लोगों को क्लियर हैं तो गौर से देखिएगा। देखो भैया, पृथ्वी का अपना उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को हम लोग बोलते हैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है? अब आप गौर से देखिए, ये चुंबक है, ठीक है? अभी मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो कल का नज़ारा बता रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़ चुके हो उसे। ये चुंबक है। अगर मैं बिंदु यहाँ मानता तो ये अच्छी स्थिति होती है, निरक्षीय स्थिति होती? मानते हो? अच्छा, कल आपने पढ़ा था, पूरी रामायण नहीं बना रहा हूँ, पूरा चित्र नहीं बना रहा हूँ। उत्तरी ध्रुव के कारण इस बिंदु पर दिशा ऐसे आई थी, दक्षिणी के कारण ऐसे आई थी, फिर आपने इसको 2 टुकड़ों में वियोजित किया था, याद है? इसको भी आपने 2 टुकड़ों में वियोजित किया था। ये दोनों समान थे और दिशाएं विपरीत थी, तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दिया था। तो मुझे बता सकते हो इस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे आई? ऐसे आई थी। याद है ना आप सभी को कल की कहानी? अच्छी बात है। तो मैं पूरी कथा मिटा रहा हूँ इसमें से, और यानी आपको यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि इस बिंदु पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थी वो ऐसे थी। ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर जो पैदा हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? चुंबक की वजह से। क्लियर है? सही बोल रहा हूँ?
चुंबक के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे आई थी, बोलो। ये हो गया आपका चुंबक। अब ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ये जो है और ये जो है, इसको मैं बोल रहा हूँ भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। क्या बोल रहा हूँ? यानी ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है। बोलो भैया, पृथ्वी के अंदर भी तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तो ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। गौर से देखिएगा, यहाँ पर मैंने चुंबक को इस प्रकार रखा है कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर आए और दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर आए। सीन क्लियर है? अब आप गौर से देखिएगा, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, समझना ध्यान से। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर। यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आएगा। तो इस बिंदु पर अगर दिशा देखूंगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की, तो किस तरफ होगी? इस तरफ, है ना। यहाँ पर ये जो मैंने बना दिया है, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर हमें जो मिलता है वो उदासीन बिंदु मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ होती है, उतना ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में होता है। जैसे मान के चलो ये 5 है चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो इस पॉइंट पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में 5 ही जब होता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है? 0। कहानी समझ में आ रही है? इसलिए हम लोग इस बिंदु को उदासीन बिंदु बोलते हैं। सुनिएगा ध्यान से, वह बिंदु जहां पर चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं, तो ऐसे बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है। समझ में आ रही है कहानी? थोड़ा अगर और डिटेल में बताऊं, उससे आप लोगों को थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ध्यान से देखिएगा सब लोग। इस बिंदु पे तो भैया चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो हमें मालूम है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर निकलती हैं। तो चुंबक के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे हो गई, बोलो। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर, बोलो। तो जाकर मतलब ये दिशा जे है गई, नहीं है ये बात समझ में? तो इस वजह से यहाँ पे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है। कहानी समझ में आ रही है मेरी? क्लियर है? 2 परिभाषाएं हैं, आपको जो अच्छी लगे वो लिख सकते हैं। या तो ये लिख देना चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित बिंदु हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित वह बिंदु जहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, उदासीन बिंदु कहलाता है। या तो ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित वह बिंदु जहाँ पर चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परस्पर बराबर एवं विपरीत दिशा में होते हैं, अतः उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है। इसलिए ऐसे बिंदु को हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो इतना लिख दें, वह बिंदु जहाँ पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं, उदासीन बिंदु कहलाता है। कहानी समझ में आई? अच्छा, उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0। अगर वहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ही अगर 0 हो गई, तो वहाँ पर अगर मैं किसी चुंबकीय सुई को रखूँगा तो वो किस दिशा में रुकेगी? तो वो किसी भी दिशा में रुक जाएगी, उसके रुकने की कोई फिक्स दिशा ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? तो फटाफट पढ़ लो उदासीन बिंदु, फिर आगे की बात करूँगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोगों के सामने जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है दंड चुंबक और धारावाही परिनलिका के बीच समानताएं और असमानताएं बताऊं। क्लियर? दंड चुंबक और धारावाही परिनलिका के बीच समानताएं और असमानताएं बताऊं। समानताएं असमानताएं कहीं भाड़ में। क्लियर? अपन कुछ जनरल बातें करते हैं। ये आंसर आपका ऑटोमेटिकली तैयार है अगर आप स्टार्टिंग की सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से पढ़ते चले आ रहे हैं तो। क्लियर? सुने, समानताएं असमानताएं कहीं भाड़ में। बाने मोते यूँ कहिए कि मैं बात करूं दंड चुंबक की, ठीक है भैया, दंड चुंबक और धारावाही परिनलिका। क्लियर? इनकी बात मुझे करनी है तो मैं कर रहा हूं इनकी बात। सबसे पहले तो अपन सोचते हैं इनके बारे में, चिंतन करते हैं। दंड चुंबक में दिमाग में ले दे के केवल यही बात आवती है, तुम्हारे में आवती है का?
अच्छा, कोई बोले धारावाही परिनलिका, तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में पूरा ओरस्टेड को प्रयोग पढ़ा हो तो याद है? ये समझ गए ना, गत्ता है, इस पे तांबे का तार लपेट दिया और ये मैंने यहाँ पर बैटरी लगा दी, धारा प्रवाहित करते थे। जब धारा प्रवाहित करते थे तो ये काय की तरह व्यवहार करता था? चुंबक की तरह, चुंबक की तरह व्यवहार करता था, है ना। इसमें भी जाहिर सी बात है चुंबक की तरह व्यवहार करेगा तो इसमें भी दो ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। बोलो भैया, होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। अच्छी बात। अगर ये बात समझ में आ रही है तो अच्छा, यहाँ पर जब मैंने ओरस्टेड का प्रयोग पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि धारा की दिशा बढ़ाता हूँ तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम करूँगा तो, धारा का प्रवाह बंद कर दूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा। अगर मैं धारा की दिशा पलट दूं तो इसके ध्रुव पलट जाएंगे। ये सारी कहानी आपको पहले ही बता चुका हूं, तो अब मैं जो भी पॉइंट बोलूँगा आपको समझ में आएंगे। अच्छा, और एक दो बातें बता दूं। चुंबक अपनी तरफ किसको आकर्षित करता है? चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, आप जानते ही हो। चुंबक को हवा में स्वतंत्रतापूर्वक लटका दूं तो कहाँ रुकता है? आप जानते ही हो, है ना, सब जानते हो आप। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच कैसा बल लगता है? समान ध्रुवों के बीच कैसा बल लगता है? और विपरीत ध्रुवों के बीच जानते हो, सब तो जानते हो। तो आ जाओ, मुझसे कह रहा है दंड समानता असमानता कहीं तेल लेने, पहले सोच समझ के बातें करना, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, ठीक है भैया? रेडी? तो चलो आ जाओ। ये दंड चुंबक देख रहे हो, दिखाई दे रहा है सभी को? दंड चुंबक के अंदर कितने ध्रुव हैं? धारावाही परिनलिका में कितने ध्रुव हैं? समानता हो गई। इसके अंदर भी दो ध्रुव होते हैं, इसके अंदर भी दो ध्रुव होते हैं। सीन क्लियर है भैया सभी को? किसी को कोई दिक्कत? बोलो भैया। इसके अंदर भी दो ध्रुव हैं और इसके अंदर भी दो ध्रुव हैं, कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है सभी को? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ूं? अच्छी बात है। जाके आसपास लोहा लंगड़ रख देंगे तो ये क्या करेगा इन्हें? लोहा लंगड़ को क्या बोलता हूं? तो पूरी भाषा को कैसे बोलूंगा? सेंटेंस बनाओ। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब जीव तो चुंबक ही है, जब के आसपास लोहा लंगड़ लगाऊंगा तो खींच ले हो जाए, क्या बोलूंगा? यह भी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये क्या हो गई? समानता। चुंबक के बगल से दूसरा चुंबक धरूं, समान ध्रुव पास पास लांगो तो प्रतिकर्षण, विपरीत ध्रुव पास पास लांगो तो। समझ में आ रही है कहानी? अब जीव तो चुंबक ही है, तो धारावाही परिनलिका के पास दूसरी धारावाही परिनलिका के समान ध्रुव पास पास लांगो तो, विपरीत ध्रुव लांगो तो, विजातीय ध्रुव लांगो तो। विजातीय बोला है, समझ गए ना? आकर्षण। विजातीय मतलब अलग अलग जात के, विपरीत ध्रुव है ना, सजातीय। कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, जब चुंबक के स्वतंत्रतापूर्वक हवा में लटका दूं तो, अब जो तो चुंबक ही है, जब वे स्वतंत्रतापूर्वक हवा में लटका दूं तो तंत्र पर रहो है। समझ गए? वही पॉइंट है जो अपन रोज पढ़ रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, बोल ले। और सुनो, इसके ध्रुव उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव फिक्स है, लेकिन इसके ध्रुवों को बदला जा सकता है। बैटरी की दिशा पलट दूंगा तो ध्रुव पलट जाएंगे, यानी इसकी ध्रुवता नियत रहती है लेकिन इसकी ध्रुवता को बदला जा सकता है। कहानी समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? किसी को कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाऊं? अच्छा, इन दोनों में से आप ही बताओ किसके चुंबकत्व को बढ़ाया या घटाया जा सकता है? धारा बढ़ा दोगे चुंबकत्व बढ़ जाएगा, और कम कर दोगे कम हो जाएगा। बोलो भैया। तो इसके चुंबकत्व को बढ़ाया घटाया जा सकता है, इसको नहीं किया जा सकता। कहानी क्लियर है? अच्छी बात है। अच्छा, और बताओ, ध्रुवता हो गई, इसके चुंबकत्व को बढ़ाया घटाया जा सकता है, इसको नहीं जा सकता, है ना? इन दोनों में से कौन सा अस्थायी चुंबक है? ये अस्थायी है। धारा बहाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, चुंबक बनेगा। ये धारा नहीं बहाओगे तो चुंबक नहीं बनेगा। सही बोल रहा हूँ? तो ये अस्थायी चुंबक है और ये स्थायी चुंबक है, यानी इसका चुंबकत्व लंबे समय तक रहेगा, इसका चुंबकत्व अल्प समय के लिए रहेगा। बोलो भैया। सीन क्लियर है? काव्य को परेशानी? जो पॉइंट मैंने बोले आपको समझ में आए? वैसे तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट हो ही गए। अच्छा, एक बात और,
मैंने आपको बताया था इस चुंबक को लोहे के बुरादे में रखता हूँ, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आके चुंबकीय पदार्थ जमा होता है, यानी ध्रुवों पर आकर्षण शक्ति अधिकतम होती है, बीच में कम होती है। और धारावाही परिनलिका में उल्टा बताया था, यहाँ पर किनारों पर सिरों पर कम होती है, बीच में अधिक होती है। क्लियर? कुछ लोग ऐसे भी बोलते थे कि इस परिनलिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीन क्लियर है? समझ गए? पढ़ लो समानताएं असमानताएं, आप समझ जाएंगे। जो समानताएं दी हैं, समानताओं में जो 5वें नंबर का पॉइंट है वो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, उसको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। रेडी? चुंबक में हमने लिखा कि भैया चुंबक के पास अगर कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए तो वो उसे चुंबकित कर देता है ना? और ये पॉइंट आपको समझ में भी आ गया होगा। उसका भी कारण है क्योंकि मैंने आपको चुंबकत्व का अणु सिद्धांत समझाया था, तब ये बात आपको प्रॉपर तरीके से बताई थी, तो आप झट से समझ भी गए होंगे। वहाँ पर मैंने जो बताया था वो आपको ये बताया था बेटा कि जैसे ये कोई चुंबक है, ये चुंबक है, तो मैंने आपको बताया था ये छोटे छोटे चुंबकों से मिलकर बना होता है, ऐसा करके बताया था। इसमें उत्तरी दक्षिणी ऐसे करके होते हैं, बोलो भैया। अब ये आकर्षण बल, ये आकर्षण, ये सब एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर लेते हैं। उत्तरी उत्तरी मिलके यहाँ उत्तरी ध्रुव बना देते हैं, दक्षिणी दक्षिणी ये दक्षिणी ध्रुव बना देते हैं, ऐसा अपने पढ़ा था। अभी तो ये चुंबक है। अब चुंबक के बगल से अगर अपन कोई चुंबकीय पदार्थ रख देते थे तो चुंबकीय पदार्थ के अंदर छोटे छोटे अणु चुंबक कैसे व्यवस्थित होते थे? बंद श्रृंखला के अंदर ऐसे उपस्थित होते थे, बोलो भैया। इन बंद श्रृंखलाओं की कोई विशेष आकृति होती थी क्या? ये किसी भी बंद आकृति के हो सकते थे, पर होंगे बंद संरचना में। क्लियर है? बोलो भैया। फिर मैंने आपको ये समझाया था कि ये दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव इनमें से कौन से ध्रुवों को अपनी ओर खींचेगा? उत्तरी ध्रुवों को अपनी ओर खींचेगा और दक्षिणी ध्रुवों को उधर की ओर फेंकेगा। तो ये बंद संरचनाएं क्या होंगी? खुल जाएंगी और ये सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित हो जाएंगे। ऐसा आपने बोला था। और जब ऐसा होगा तो मैंने ये बताया था आपको कि ये बंद संरचनाएं खुल जाएंगी और नजारो ऐसो है जाओ, नजारो ऐसो है जाओ। कहानी समझ में आ रही है? दक्षिणी ने सब में ये ऐसे सेट हो जाएंगे। इन सभी चुंबकों में उत्तरी ध्रुव इधर की तरफ बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि दक्षिणी उत्तरी को अपनी तरफ खींच रहा है और दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी को प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए सब में दक्षिणी ध्रुव इधर बनाया है। कहानी समझ में आ रही है? ये उदासीन कर लेंगे एक दूसरे को, ये उदासीन कर लेंगे एक दूसरे को, ये दोनों मिलके यहाँ पे उत्तरी ध्रुव बना देंगे, ये दोनों मिलके यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव बना देंगे, तो ये भी चुंबक बन गया। ये पढ़ी पढ़ाई बातें बता रहा हूँ आपको। क्लियर? तो ये पॉइंट तो आप लोग समझ गए होंगे कि चुंबक के पास कोई चुंबकीय पदार्थ रख देते हैं तो उसके अंदर चुंबकत्व का गुण आ जाता है, यानी चुंबक चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित कर देता है। कहानी समझ में आ गई? अब मैं आता हूँ इधर। यही पॉइंट है जो आगे जाके बहुत यूज़ में आएगा, तो वहाँ पर आप समझ जाना। जे का है, रुको, जब ये गया भाड़ में, पहले अपन बात करते हैं पुरानी चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था मैंने, तो आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपको ये बताया था, जैसे ये कोई चालक है, इस चालक के सिरों पर मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है, ये धन है, ये ऋण है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होती थी? धन से ऋण की ओर होती थी। ऐसे होती थी, ऐसे होगी। और ये बात हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, धनावेश पर बल किधर की तरफ लगता है? इधर। ऋणावेश पे बल किधर लगता है? विपरीत दिशा में। ये सब बातें पता है? ये बात जैसे आपके दिमाग में है, सेम वही कॉन्सेप्ट चुंबकीय क्षेत्र में भी होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे धनावेश पे बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, अपन यहाँ धनावेश की जगह क्या मानते हैं? उत्तरी ध्रुव। तो अगर यहाँ कोई उत्तरी ध्रुव रखा होता तो इस पे बल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगता है, और दक्षिणी ध्रुव पर बल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। यहाँ पर बल कितना लगता था? F बराबर QE। यहाँ पर क्या लग जाएगा? F बराबर MB। आवेश की जगह ध्रुव प्रबलता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कहानी समझ में आ रही है? यानी उत्तरी ध्रुव पर बल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगता है, दक्षिणी ध्रुव पर बल चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। इस बात को आप अपने नोट्सों में कहीं भी बना लें, क्योंकि यहाँ पर अब ये बार बार यूज़ होगी। क्लियर? बना लो फटाफट इसे, फिर आगे की बात करूँगा।
तो यहाँ पर ये बात आप सभी लोग समझ गए, उत्तरी ध्रुव पर बल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगता है, दक्षिणी ध्रुव पर बल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। और कितना लगता है? F बराबर mb। आपको मालूम है ये F बराबर mb कहाँ से आया है? आपको 2-3 दिन पहले मैंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताया था, B बराबर F/m। कैंची गुणा कर देंगे तो F बराबर mb। कहानी समझ में आई? चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। अब होता क्या है, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था, याद हो तो आपको, ध्रुवीय परावैद्युता, ध्रुवीय परावैद्युता, ये सब बताए थे। क्या होता है, जो भी चालक होते हैं वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। कैसे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और ये छोटे छोटे परमाणु जैसे धन ऋण धन ऋण धन ऋण, ये सब बताया था। अब आप गौर से देखो, ये भी एक प्रकार की बंध संरचना ही है। ये ऋण धन से जुड़ा है, ये ऋण धन से, ये ऋण धन से और ये ऋण धन से, तो ये आपस में मिलकर बंध संरचना बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर बैटरी लगाता हूँ, विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, तो जितने भी धनावेश है उन सब पे बल इधर की तरफ लगता है और जितने भी ऋणावेश है उन पे बल इधर की तरफ लगता है। तो ये बंध संरचनाएं खुल जाती हैं और ये इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं। अगर आपको याद हो तो धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन ऋण, ये वही वाली कहानी हो गई जैसे हमारे टूटे होते हैं वैसे ही। कहानी समझ में आ रही है? अब समझने की कोशिश करिएगा जो मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा। जैसे ये धारावाही परिनलिका है, परिनलिका मैंने समझाया था आपको पिछले चैप्टर में, गत्ता है, गत्ते के ऊपर तांबे का तार लपेट कर ये खेल कर दिया है अपन ने, राइट। अब जाहिर सी बात है ये चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है, बोलो भैया। अच्छा, तो ये चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है, तो गौर से देखिए यहाँ पर मान के चलो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है, क्लियर? चुंबकीय उत्तर से दक्षिण की ओर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान ली मैंने, समझना मेरी बात को। अब मैं यहाँ पर इस परिनलिका के भीतर, जैसे यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ जो था, चुंबकीय पदार्थ के अंदर छोटे छोटे अणु चुंबक कैसे व्यवस्थित होंगे? बंध संरचना में व्यवस्थित होंगे। तो वो चुंबकीय पदार्थ उठा के मैंने लेके जब परिनलिका के भीतर दे दो जामे। कहानी समझ में आ रही है? जैसे ही परिनलिका के भीतर मैंने यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ दद्दा हो, तो भैया मोह मालूम है जाके अंदर छोटे छोटे अणु चुंबक बंध श्रृंखला में व्यवस्थित होंगे। लेकिन बंध श्रृंखला में व्यवस्थित तो होंगे, लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र की वजह से उत्तरी ध्रुव पर बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगेगा और दक्षिणी ध्रुव पर बल चुंबकीय क्षेत्र की, मैं जहाँ साइड में नीचे जहाँ काम मैं कर रहा हूँ गौते देखो, जे मैंने परिनलिका के भीतर ये चुंबकीय पदार्थ धरो, बाकी अंदर खेल पानी है रहे हैं। समझ में आई बात? उत्तरी दक्षिणी उत्तरी दक्षिणी उत्तरी दक्षिणी उत्तरी दक्षिणी। अब मान के चलो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो मैंने क्या किया, चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। तो जितने भी उत्तरी ध्रुव होंगे बिन पे बल जालंग लगेगा, दक्षिणी ध्रुव होंगे बिन पे बल जालंग लगेगा। तो ये कहाँ होगा, बंध संरचनाएं खुल जाएंगी और ये ऐसे व्यवस्थित हो जाएंगे। समझ में आई बात? नहीं आई बिना समझ में? तो क्या हुआ, ये चुंबकित हो गया। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि परिनलिका के भीतर अगर कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाता है तो वह भी चुंबकित हो जाता है। कहानी समझ में आ रही है? अगर मैं चाहता हूं कि इससे ज़्यादा चुंबकीय पदार्थ उत्पन्न हो तो परिनलिका के भीतर ऐसा पदार्थ रखना चाहिए जिसकी चुंबकशीलता अधिक हो। समझ में आ रही है बात? चुंबकशीलता जितनी अधिक होगी ये उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है? ये मैंने चुंबकीय पदार्थ कहाँ रखा है? धारावाही परिनलिका के भीतर। ये पॉइंट आपको अगले चैप्टर में बहुत मिलेगा, इसलिए मैंने अभी एक्सप्लेन किया यहाँ पर। तो कहानी समझ में आई सभी को? आगे बढ़ जाऊं? अगला बोलें क्या है इसके बाद? सुने भैया, अगला प्रश्न हमारे को जो दिया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक पर लगने वाले बल एवं बलागुण की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए तथा यह भी बताइए कि यह बलागुण कब अधिकतम होगा एवं बलागुण के सूत्र के आधार पर चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा भी दीजिए। ये भी है इसी में ही? अच्छी बात है। तो गौर से देखेंगे हम सभी लोग, ध्यान से। पहले मुझे एक बात बताओ, अब क्या बताओगे? सब जानते हो, देखा चलो बस, सब पढ़ा चुका हूँ। पहले बताओ जरा, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, बोलो भैया, है या नहीं है? है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये मैंने क्या रख दिया है बताओ भैया? एक दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। ये चुंबक की अक्ष कहलाती है। मैंने मान लिया इस चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा डिग्री के कोण पर रखा गया है। कहानी क्लियर है भैया?
अब आप ही बता दो, मैं अव्याल बता चुका हूं। उत्तरी ध्रुव पर बल किस तरफ लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। कितना लगेगा? mb। सीन क्लियर है? दक्षिणी ध्रुव पर बल कहाँ लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। कितना लगेगा? दोनों बल कैसे हैं? समान है, बराबर हैं। दिशाएं कैसी हैं? अतः ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को, परिणामी बल शून्य हो गया। क्लियर? परिणामी बल शून्य हो गया। लेकिन ये दोनों बल मिलकर बलों का एक जोड़ा बना रहे हैं, बल युग्म बना रहे हैं। अब जैसे मान के चलो ये कोई वस्तु है, एक चीज, एक बंदा जाए जालंग खींच रहा हो, एक बंदा जाए जालंग खींच रहा है, बराबर बल लगा रहे हैं, परिणामी बल तो शून्य हो गया। लेकिन ये दोनों बल मिलकर इस चीज को ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे, दक्षिणावर्त या वामावर्त? दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों बल, घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या लग रहा है? बलाघूर्ण। बलाघूर्ण लग रहा है। किसी भी चीज पे अगर बलाघूर्ण या बलयुग्म आघूर्ण लगे तो वो वस्तु हमेशा क्या करती है? घूमती है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों बलों की वजह से ये वस्तु घूमने की कोशिश कर रही है, यानी इस पे क्या लग रहा है? बलाघूर्ण या बलयुग्म आघूर्ण, कुछ भी बोल सकते हैं। तो बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र मैंने बचपन में पढ़ा था। बलयुग्म आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। चैप्टर 1 में बताया था, याद है? ये लंबवत समझ जाओगे ना? बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। बलयुग्म आघूर्ण को अच्छा टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बल कितने गए? mb। दो बल हैं, दोनों ही समान है, कोई भी एक ले लेते हैं। अब मुझे निकालना है दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो रुको, पहले बताओ, चुंबक में दो ध्रुवों के बीच की दूरी को आप 2l से प्रदर्शित करते थे, आपको याद है? अब भैया मुझे दिख रहा है एक बल ऐसे लग रहा है, एक बल ऐसे लग रहा है, मुझे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालनी है। एक बल ऐसे है, एक बल ऐसे है, लंबवत दूरी निकालने के लिए इसको पीछे बढ़ा के लंब डाल दूं इस पे। तो बताओ लंबवत दूरी जे वाली होगी या जे वाली होगी? ये वाली होगी। तो वही काम मैं कर रहा हूँ। ये बल ऐसे है तो इसको मैंने पीछे बढ़ाया और यहाँ से लंब डाल दिया। कहानी समझ में आ रही है? तो लंबवत दूरी जे वाली, वही जे को मान हमें निकालना है। तो गौते देखो, जे थीटा है तो ये भी थीटा है, क्योंकि मैंने पढ़ा है संगत कोण बराबर होते हैं। बोलो भैया, यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये बीच वाली लाइन डॉटेड लाइन हो गई, ये लाइन और ये लाइन, ये थीटा बनना हुआ तो ये भी थीटा ही होगा। कहानी समझ में आ रही है? अगला बताओ जरा मुझे, ये बताना, ये 2l है, ये थीटा है, तो ये क्या होता है? ये हो जाएगा 2l cos थीटा। ये अच्छा, ये वाली भुजा इसके समांतर है तो ये 2l sin थीटा है, तो ये कहानी समझ में आ रही है? यही तो आपको चित्र नजर आ रहा है। 2l तो 0, थीटा जी है, तो ये 2l cos थीटा है गई, और जे कितने है गई? क्यों है गई? समझ में आ रही है बात? अच्छी बात है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो बताओ दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या लिखूं? है? क्यों लिखूं? समझ में आ रही है? 2l sin थीटा। मैंने बचपन में पढ़ा था कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2l। तो स्मॉल m इंटू 2l की जगह क्या लिख दूं? बच्चों का b sin थीटा। बोलो भैया, नहीं यही बात समझ? ये आ गया बलागुण का सूत्र। किसी ने बोला कि फलाने जाए सदिश रूप में लिखो, तो फलाने ने ये पढ़ी है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर ab sin थीटा। पढ़ो है? अगर ab sin थीटा को a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लिख सकता हूं तो mb sin थीटा को सदिश गुणनफल है, अदिश गुणनफल है? सदिश गुणनफल है, तो इसका मतलब इन दोनों को गुणा करने से ये जो राशि मिलेगी वो सदिश राशि होगी। सदिश है तो जाके चांद पे एरो लगाऊं कि नहीं लगाऊं? समझ गए कहानी? क्लियर है? आगे वो ये भी पूछ रहा है बलागुण का मान अधिकतम कब होगा? तो भैया बलागुण का मान अधिकतम तभी होगा जब ये साइन थीटा का मान अधिकतम हो। और साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? 90 डिग्री पे तो होता है। अधिकतम मान होता कितना है? 1, और 1 90 डिग्री पे होता है। तो यदि थीटा बराबर 90 डिग्री रख देंगे तो टाउ कैसा आएगा? अधिकतम। अधिकतम यानी मैक्सिमम। mb
साइन थीटा की जगह कितने चटकाता हूँ, साइन 90 1 होता है, तो टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगी आपकी। कहानी समझ में आ रही है। आगे ये भी कह रहा है मुझसे कि बल आघूर्ण के सूत्र के आधार पर चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। काय के आधार पर? बल आघूर्ण के सूत्र के आधार पर चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो गौर से देखिएगा, ये बल आघूर्ण का सूत्र है, परिभाषा जाकी पूछ रहा है चुंबकीय आघूर्ण की। अगर हमारे पुराने पाप क्लियर है तो हमने तो चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा जा सूत्र के आधार पर याद करी थी, आए थे 2-3 दिन पहले। चुंबकीय आघूर्ण का मान चुंबक में उपस्थित किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा चुंबक की प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन जहाँ में अगर तुम जेवाई लिखे आओगे परिभाषा तो वो काट देगो। उसने साफ बोला है बल आघूर्ण के सूत्र के आधार पर चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा देनी है। क्लियर? यानी हमें इस सूत्र का उपयोग करते हुए इसकी परिभाषा देनी है। तो परिभाषा तो अपन किसी भी चीज़ की बना सकते हैं। किसी भी परिभाषा को बनाने के लिए हम चीज़ों को क्या मान लिया करते हैं? 1 1 1 मान लिया करते हैं। आ जाओ मानो। तो सबंती पहले b बराबर 1 मान ली। बोलो भैया, b बराबर 1 को मतलब ये है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एकांक तीव्रता का एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। बोलो भैया। अच्छा, जाए अगर 1 बनाना हो तो थीटा कितने धरना पड़ेगा? 90, तभी तो साइन 90 1 होगा। थीटा यहाँ थीटा ये है। अब मैं थीटा 90 धर रहा हूँ, जाकर मतलब चुंबक ऐसे धरो है। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ ना? ये चुंबक रखा हुआ है। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? ये चुंबक की अक्ष हो गई। कितने डिग्री पे रखा हुआ है? 90 डिग्री पे। इसका मतलब चुंबक जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हुआ है। चाहे तो ऐसे बोल दो चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है, चाहे ऐसे बोल दो चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा गया। लंबवत रखा गया यानी 90 डिग्री का कोण ही हो गया। अब जब चुंबक ऐसे रखा है तो इस पर क्या लगता है? बल आघूर्ण। उत्तरी ध्रुव पर इधर, दक्षिणी ध्रुव पर इधर, तभी तो ये रमकेगा। तो ये दोनों मान में जहाँ सूत्र में रख रहा हूँ तो थीटा 90 रखो तो टाउ तो मैक्सिमम आवेगा बराबर m b की जगह 1 इंटू थीटा की जगह 90 धरेंगे तो साइन 90, तो टाउ मैक्सिमम बराबर साइन 90 1 होता है। 1 का गुणा 1 से करूँगा, 1 का गुणा m से करूँगा, ये आ गया। समझिएगा ये कहानी कब आई? जब अपन ने ये कर्म करे। तो सुनो, जब किसी चुंबक को काय में रखा है, कैसा चुंबकीय क्षेत्र है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। उसकी तीव्रता कितनी है? तो ये एकांक तीव्रता का एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। एकांक का मतलब 1। जब किसी चुंबक को एकांक तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है, या फिर बोल दो 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, बात एक की है। फिर से बोल रहा हूं, जब किसी चुंबक को एकांक तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है तब उस पर जितना अधिकतम बल आघूर्ण लगता है उसे चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। नहीं है बस। क्या बोला मैंने? जब किसी चुंबक को एकांक तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है तब उस पर जितना अधिकतम बल आघूर्ण लगता है उसे चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। कहानी समझ में आ रही है? एक बार पढ़ लो पूरा तसल्ली से। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।